रामबाड़ा की दूरी का अंदाजा मुझे नहीं था, परंतु पिताजी के बस आने वाला है कहने पर मैं संतुष्ट हो गया। अभी अभी सूर्य चमक रहा है, मगर दूसरे ही पल मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। पिताजी ने मुझे बरसाती ओढ़ने को दी। कुछ अजीब सा लग रहा था। चारों ओर बादलों का घेरा और यात्रियों का मेला। मैं तरह तरह से मुंह बनाकर धुआं निकालने की कोशिश करता, इतने में रामबाड़ा आ गया। मैं तुरंत भागकर एक दुकान के चूल्हे में लगी आग के समीप बैठ गया। ठंड काफी तेज थी, मगर मेरी उत्सुकता से अधिक नहीं। अब हमारी मंजिल काफी करीब थी। बारिश रुकते ही हम निकल पड़े। अब मौसम भी सुहावना हो ही रहा था कि इतने में ही केदारनाथ की चोटियां दिखाई देने लगी। चोटियां बर्फ से ढकी थी। बर्फ एकदम सफेद व चमकीली। मेरी इच्छा उसे हाथ में उठाने की हुई। कहीं कहीं काली भूरी चट्टानें दिखाई दी, तो कहीं पर्वतों से निकलती नदी की धाराएं। यह बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रहा था जैसे मेरी माँ के गले में पड़ी हुई कांच की मालाएं। मंदाकिनी के पुल को पार कर कर आखिरकार हम केदारनाथ पहुंच ही गए। कक्षा 5, विषय हिंदी, पाठ 11। वो समय जब हम कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे, बचपन। अब जब मैंने क्लास 5th में ये वाला चैप्टर पढ़ा था, तो पढ़ते पढ़ते इमेजिन करने लगता कि आखिर केदारनाथ के आसपास कैसा होगा। लाइक बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ के पीछे से सूरज निकल रहा है, आसपास हरियाली है जिस पे भेड़ और बकरियां घूम रही है, और छोटी छोटी दुकानें और बीच में एक छोटा सा मंदिर। बेशक मंदिर वैसा नहीं था जैसा इमेजिन किया था, मगर फीलिंग बड़ी गजब की थी यार। हाँ, उस वक्त वो कहानियाँ किसी हकीकत से कम नहीं थी कि अचानक हम बड़े हो गए। मगर अब हमें पता है कि असल में केदारनाथ कैसा है और वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। उस समय बच्चे मन के सच्चे थे। अभी तो घर से बाहर भी झूठ बोल कर निकलते हैं और जगह को इमेजिन भी कैसे करते हैं कि वहाँ जाकर किस पोज में फ़ोटोज़ खींचेंगे, किस एंगल में वीडियोज़ बनाएंगे। सफ़ेद सच है ये। तो कहने का मतलब है, कहानियाँ हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव डालती है। कभी हम कहानियाँ सुनते हैं तो कभी मन करता है अपनी कहानियों को सुनाने का। इंडिया में कोविड के बाद कंटेंट क्रिएशन में एक कैटेगरी जो कि काफ़ी चलन में आई, स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग का अर्थ गूगल पे खोजोगे तो कुछ ये आएगा। तो मेरे हिसाब से इसकी परिभाषा हो सकती है क्रियात्मक तरीके से एक कहानी को दृश्य में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना, जो कि सामने सुनने और देखने वाले को अच्छा फील कराए। क्रियात्मक, क्रिएटिविटी, कहानी, स्टोरी और दृश्य, फिल्मिंग। अब इस परिभाषा में मैंने स्टोरी टेलिंग के साथ क्रिएटिविटी भी जोड़ दी। अब ऐसे कैमरे के सामने बड़बड़ाने से तो सामने वाला भी बोर हो जाएगा। इससे अच्छा तो डेली ब्लॉग फॉलो कर ले। क्या मतलब, मैं भी वही कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो मुझे पर्सनली इस तरीके की वीडियो देखने में बड़ा मज़ा आता है और बनाने की तो कोशिश कर ही रहा हूँ। तो फिलहाल मेरे पास 3 रीज़न है इसके। पहला क्रिएटिविटी, दूसरा इंट्रोवर्ट और तीसरा फन या इंजॉयमेंट बोल सकते हो। तो भाई तीसरे रीज़न का तो सिंपल सा जवाब है, जब तक आपको कोई काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, आप उसको इंजॉय नहीं कर रहे हो, तो वो काम कभी प्रोफेशनली होगा नहीं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेस का कारण भी बनता है। तो जब तक मुझे वीडियोस बनाने में मज़ा नहीं आएगा, तो मैं सामने वाले से क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा। तो भाई सेकंड रीज़न है इंट्रोवर्ट, जो कि मैं हूँ। अब नॉर्मल ब्लॉग में आपको ऐसे हाथ में फ़ोन या कैमरा पकड़ के बात करनी पड़ती है पब्लिकली, जिसमें मैं तो काफ़ी अनकंफर्टेबल है। फ़िलहाल तो मैं घर पर हूँ। मगर स्टोरी टेलिंग में आपको केवल शॉर्ट्स या ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप चाहिए, जितने ज़्यादा ले सकते हो, और उस बेसिस पर आप एक स्टोरी तैयार कर सकते हो और एक बढ़िया वीडियो तैयार कर सकते हो, जो कि एक एडवांटेज है हम जैसों के लिए और एक रीज़न भी। फर्स्ट रीज़न है क्रिएटिविटी। तो जैसा मैंने परिभाषा में
मेंशन किया था, स्टोरी टेलिंग क्रिएटिविटी के बिना अधूरी है, बिकॉज आई बिलीव इन क्रिएटिविटी। तो भाई क्रिएटिविटी का रीज़न मैं क्रिएटिव तरीके से ही देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देके। तो कुछ दिन पहले मैंने जूते मंगवाए थे, फ़िलहाल यही टॉपिक है मेरे पास। तो अगर मैं सिंपल ब्लॉग टाइप में अगर इसको प्रेजेंट करूँगा तो कुछ ऐसे करूँगा। हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है दिसंबर का महीना चल रहा है, कड़ाके की ठंड हो रही है। तो पूरी गर्मियाँ तो मैंने इन चप्पलों में गुजार दी, मगर ठंड सहन नहीं होती यार। तो मैंने एक एक रुपये इकट्ठे करके जूते मंगवाए थे, तो आज उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। तो चलो। फाइनली गाइस मेरे हाथ में है मेरे 80,000 के जूते। तो चलो इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस ये रहे मेरे जूते 80,000 के। तो गाइस ये रहे मेरे नए जूते, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। होपफुली आपको पसंद आए होंगे जूते, वीडियो नहीं। लाइक सब्सक्राइब। हाँ, इसमें भी काफ़ी क्रिएटिविटी थी वैसे। तो अगर मैं स्टोरी टेलिंग के साथ क्रिएटिव थोड़ा मिक्सअप करके इस चीज़ को प्रेजेंट करूँगा कि मैंने जूते कैसे कैसे लिए, तो पूरा प्रोसेस जो था तो वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। जैसे कि दिसंबर और जनवरी के महीने में सर्दियाँ अपने पीक पर होती है, और हमारे शहर में तो कुछ ज़्यादा ही। अब पैरों को ठंड से बचाने के लिए मेरे पास जूतों की कमी थी। इन्हें लेने के लिए मेरे मन में बस ख्याल आया था कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने मेरे मन की बात पढ़ ली। मैं जस्ट स्क्रॉल कर ही रहा था। अब फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, सारी जगह मुझे जूते ही दिख रहे थे, और मेरी ज़रूरत भी। अब लेने मुझे खुद से थे, तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगा। अब आवश्यकता और पूर्ति दोनों साथ में थी, तो मैंने दोनों ही अपना लिए। यही आदत किसी दिन ले डूबेगी। फाइनली एक हफ्ते बाद वह सुबह जिस दिन मैं उठता हूँ और मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर यह मैसेज आता है कि हाँ भैया, ये पानी की बड़ी सी टंकी है ना, वहाँ पर आ जाओ। अब कुछ लोग बोलेंगे यार जूते ही तो हैं, इसमें इतना भी क्या करना। मगर हम मिडिल क्लास वालों के लिए खुद के पैसों से एक जूते खरीदने की खुशी भी किसी बड़ी खुशी से कम नहीं है ना। तो यस, जो था यही था। अब पता नहीं क्या बन गया है, वो तो एडिटिंग के बाद ही पता लगेगा। पर अभी मेरे पास एंडिंग करने के लिए कुछ है नहीं। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो बस यार सपोर्ट करो, और बस यही है। और हाँ, बताना ज़रूर कि कहानी अच्छी थी या फिर मुँह जुबानी।